Okay, what we're going to start today is with global agricultural research systems. क्या क्या नीड्स हैं उसकी, क्या स्कोप्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, रोल प्रमोटिंग जो है उनकी फूड सिक्योरिटी में, पॉवर्टी रिड्यूस करने में या फिर एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में, और क्या पार्टनरशिप है उनकी एनएआरएस के साथ में, हम्म, रोल्स जो हैं पार्टनर्स के ग्लोबल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के अंदर किस तरीके से वो स्ट्रेंथन कर रहे हैं कैपेसिटीज को, सारे नेशनल लेवल पे और रीजनल लेवल पे, है ना। और क्या यस क्या सर। उनका बिल्डिंग जो वो है एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम जो है उसको वो किस तरीके से बिल्डअप कर रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आज हम जो है अपना डिस्कशन करेंगे। तो ये तो हमें पता है कि एग्रीकल्चर रिसर्च जो है वो बहुत अलग अलग तरीके से कंडक्ट करी जा रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि इसके अंदर वर्क कर रहे हैं, और अलग अलग तरीके से सबके ऊपर वर्क हो रहा है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि मेज के ऊपर काम कर रही हैं, कुछ हैं जो कि सॉइल साइंस के अंदर काम कर रही हैं, कुछ हैं एंटोमोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं, कुछ माइक्रोबायोलॉजी पे काम कर रही हैं। इस तरीके से जितनी भी जगह हैं, लोकेशंस हैं, उन सब के अंदर ये सारे काम चल रहे हैं। अच्छा, each has developed special capabilities and has advantages in addressing different aspects of the constraints to sustainable agricultural production। जितने भी आपकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आसपास की, जो भी इसके अंदर काम कर रही हैं, उन्होंने अपनी अपनी स्पेशलिटीज के ऊपर काम करना शुरू करा है, और उन्होंने अपने अपने एरिया के अंदर स्पेशलिटी बना ली है। कुछ हैं जो कि प्योर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम करती हैं, कुछ हैं जो हम्म, स्पेसिफिक एक प्लांट के ऊपर काम करती हैं, कुछ हैं जो स्पेसिफिक डिजीज के ऊपर काम कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर डिजीज के ऊपर काम कर रही हैं, उनका जो काम है वो उस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा हो रहा है, हम्म, उस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा काम हो रहा है उनका। ठीक है ना। तो यस सर। अब जैसे तुम अगर राजस्थान यूनिवर्सिटी ले लो, तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ प्लांट स्पेसिफिक एक किसी स्पेसिफिक प्लांट के ऊपर काम कर रही है। वहाँ बहुत ज्यादा ब्रॉड उसका होराइजन है। सारे के सारे उन्होंने जो अगर तुम वहाँ पे उनकी रिसर्च वो देखोगे, क्या बोलते हैं, पुरानी रिसर्चेज अगर तुम देखोगे उनकी, हम्म, तो उसमें तुम्हारे को ये पता पड़ेगा कि उन लोगों ने बहुत सारा काम जो है बहुत डिफरेंट वेराइटी ऑफ क्रॉप प्लांट्स के ऊपर कर रखा है। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, क्रॉप प्लांट्स हैं, कुछ लोग जो है वो सिर्फ सिर्फ उनके ऊपर काम कर रहे हैं, जैसे रोज हो गया। ठीक हम्म, है। तो इस तरीके से वहाँ पर काम चल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज के ऊपर काम हो रहा है, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन की स्पेशलाइजेशन जो है वो एक पर्टिकुलर उसके ऊपर है। ठीक है ना। तो हाँ ये सर। जो इंस्टीट्यूट हैं ये एक तो पार्टनरशिप के ऊपर वर्क कर रहे हैं। और हम्म, पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे मेरे पास एक पर्टिकुलर टेक्निक की एडवांटेज है। सपोज मुझे बहुत अच्छे से पीसीआर करना आता है, और हम्म, दूसरी कंपनी है जिसको जिसके पास जीन सीक्वेंसिंग का बहुत बड़ा वो है कैपेबिलिटी। तो हम दोनों ने पार्टनरशिप कर लिया कि लोग बाग मेरे पास आएंगे, मैं उनका पीसीआर टेक्निक से आइडेंटिफाई करूंगा कौन सा जीन उनका वर्क कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। और जो मेरा हम्म, पार्टनर है वो उन जीन्स को सीक्वेंस करके इंफॉर्म कर देता है कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर जीन है। तो पार्टनरशिप में काम कर रही हैं सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन, है ना। हाँ। मेजर चेंजेस जो है साइंस में, फार्मर अवेयरनेस एंड डिग्री ऑफ कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन is in the involvement of private sector and in priorities within aid agencies. This has profoundly affected the face of international agriculture research in recent years, and this will continue to be there. इसमें क्या हो रहा है, मेजर चेंज जो आया है वो आया है फार्मर की अवेयरनेस पे। उनको किस तरीके से अवेयरनेस मिल रही है। हम्म, ठीक है ना। उनकी जो अवेयरनेस का एडवांटेज क्या होता है, जैसे फार्मर को नई टेक्निक के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो फार्मर जो है उस टेक्निक के यूटिलाइज भी कर पाएगा और उसका एडवांटेज भी ले पाएगा। हम्म, ठीक है ना। और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन हुआ है कलेक्टिव, जिस तरीके से ये चेंज आया है, दिस चेंज इज beneficial for both the
organizations as well as the farmers. हम्म, ठीक. हाँ. Okay. Research organizations and institutions must now redefine their roles and responsibilities to adapt to reduced resources and to rapidly changing developments in agricultural research. अब जो काम आ रहा है, ये जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इनको अपने रोल्स चेंज करने पड़ेंगे. इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी जिससे कि ये नेचुरल रिसोर्सेज को कम यूज करें, है ना, और हाँ. जल्दी से जल्दी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें. और ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लिंक होते जा रहे हैं एक दूसरे से. एक ग्लोबल एग्रीकल्चरल रिसर्च सिस्टम बन रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर एग्जांपल, जैसे मैं यहाँ पे वेटनरी साइंस के अंदर सपोज काम कर रहा हूँ, तो एक डॉक्टर है जो कि यूके में वेटनरी साइंस के अंदर काम कर रहा है. अब वो काम कर रहे हैं, सपोज करो, एक पर्टिकुलर बैक्टीरियल स्पीसीज पे जो कि मुर्गों के अंदर डिजीज कॉज नहीं करता है, लेकिन मुर्गों के थ्रू इंसान में डिजीज कॉज करता है. कुछ डिजीज अच्छा. होती है ना जो कि भाई अपने स्टमक में बैक्टीरिया होते हैं. हम्म, अब वो गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं. हाँ. इस तरीके से जो गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया तो अपने स्टमक में डिजीज कॉज कर देगा, लेकिन गुड बैक्टीरिया नहीं करेगा अपने स्टमक में, वो अपन को हाँ. बेनिफिट देगा. हाँ. कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जो कि हमारे स्टमक में ना तो गुड होते हैं ना बैड होते हैं. वो हमारे हाँ. स्टमक के अंदर ग्रो करते रहते हैं एक लिमिट तक. उनका थोड़ा हाँ. बहुत एडवांटेज होता है, थोड़ा बहुत अगर क्वांटिटी उनकी कांस्टेंट रहे तो एडवांटेज होता है, क्वांटिटी बढ़ जाए तो डिसएडवांटेज होता है. इसी हम्म, तरीके से जो बाकी जानवर होते हैं उनके अंदर भी इस तरीके के माइक्रोब्स पाए जाते हैं. तो वो वर्क कर रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी में यूके वाले. हम लोग काम कर रहे हैं डेयरी फार्मिंग के ऊपर. हमारे यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ कि, एग्जांपल दे रहा हूँ तुम्हें, एक इंसिडेंट हाँ. हुआ कि यहाँ पे कोई हमारे से मुर्गा लेके गया और उसको बहुत सिवियर डायरिया हो गया. अच्छा. उस हाँ. डायरिया जो डायरिया हुआ, वो डायरिया इतना सिवियर था कि ही वाज अनेबल टू वर्क फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स. 15 डेज हम्म. की उसकी सैलरी नहीं आई. तो दैट्स अ बिग लॉस. 15 दिन की हम्म, सैलरी नहीं आना बहुत बड़ा वो होता है. हाँ. हाँ. अब डॉक्टर्स ने यहाँ पे इंडिया के अंदर, डॉक्टर्स ने उस माइक्रोब के बारे में उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, कौन सी एंटीबायोटिक है जो उसको मार सकती है. लेकिन पता पड़ा कि वो एमडीआर है, मल्टी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन है. तो फिर वो कांटेक्ट करेंगे यूके वाली टीम को, भाई हमारे हम्म, पास ऐसा ऐसा स्ट्रेन आया है जो कि नया है और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट है. स्ट्रेन बैक्टीरिया तो वही है जिस पे आप काम कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर म्यूटेशन हो गए हैं. तो इस तरीके से एक लिंक बनता जाता है. हाँ. समझ आई? हाँ. हाँ. Within this evolving system, each component will have to determine its comparative advantage to find to its niche and to develop the necessary partnership with other components to maximize synergy, to reduce overlap and redundancy, and to respond appropriately to beneficiaries in a demand-driven system. जो चीज मैंने अभी तुम्हें समझाई, हाँ. 3 चीजें थी. एक यूके में माइक्रोबायोलॉजी पे काम कर रहा था, यहाँ पे हम पोल्ट्री पे काम कर रहे थे, और जो हमारे हॉस्पिटल थे वो मेडिकल लाइन पे काम कर रहे थे. तो हाँ. हमने अपने अपने एडवांटेजेस देखे. यूके वाले ने देखा कि वो माइक्रोबायोलॉजी पे, मॉल बायो पे काम कर सकता है. हम लोगों ने देखा कि हम पोल्ट्री की कंडीशंस जो है वो इस तरीके से रखें जिससे कि वो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया जो है उसकी क्वांटिटी कम हो. ठीक है. हम्म, और जो मेडिकल सिस्टम है वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि अगर इस बैक्टीरिया से डिजीज होती है तो उसको कैसे हटाया जा सकता है, कंट्रोल करा जा सकता है ना. तो हम्म, इन सब में क्या हो रहा है कि हमने अपने अपने पार्टनरशिप करने की कोशिश करी. हमने सबसे पहले तो अपना निश ढूंढा. हमने वो एरिया ढूंढा जहां पर हम सबसे ज्यादा एडवांटेज में रह सकते हैं, उसको निश बोलते हैं. ठीक है. फिर हाँ. किस तरीके से हम एडवांटेज दे सकते हैं, किस तरीके से हम सिनर्जीज को मैक्सिमाइज कर सकते हैं. हमने कुछ जगह थी जहां पर हमने ओवरलैप्स भी रिड्यूस करे. ओवरलैप्स हमने कैसे रिड्यूस करे कि हमने 5 हॉस्पिटल्स लेने के बजाय हमने 2 ही हॉस्पिटल्स लिए, क्योंकि हमें हम्म, पता है कि 5 के 5 हॉस्पिटल्स के अंदर अगर हम अपने सैंपल्स भेजेंगे
और 5 के 5 हॉस्पिटल्स हमारे को सेम इंफॉर्मेशन देंगे, तो हमारे को हर एक हॉस्पिटल का वेट करना पड़ेगा, हाँ है ना। तो इससे हमने हाँ अपने इस तरीके से एक वेब बनता है। अब दिस में अकर इन अ डेलिबरेट प्रोसेस फ्रॉम विद इन द इंस्टीट्यूट और थ्रू मैनेजमेंट मैकेनिज्म एट स्टेक होल्डर्स एंड क्लाइंट डिमांड, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या हुआ, ये चीज जो है ये हम जानबूझ के कर सकते हैं। जैसे मैं पोल्ट्री वाला हूँ, मेरा यूके में भी कांटेक्ट है, हॉस्पिटल में भी कांटेक्ट है, तो मैंने उनको कंबाइन कर लिया, ज्वाइन करने में हेल्प करा। और ये हम्म हो सकता है कि भाई जो अपना लोकल मैकेनिज्म है, जो यहाँ पे पंचायत जो है और हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, वो इस सिचुएशन को देख के, जैसे कि कोविड केस में हुआ है, कोविड केस हम्म में जो स्टेक होल्डर्स और क्लाइंट्स हैं, इनकी डिमांड को देखते हुए ये सारी चीजें हुई हैं, है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का जनरेशन भी होता है और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर भी होता है, ठीक है। The हम्म major component of global agriculture research system are the National Agriculture Research System or the NARS, ठीक है। These हम्म are belonging to both developing and developed countries, and they include your private and other NGOs also, ठीक है। साथ में इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स भी हैं, IARC, ये भी सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। हम्म In 1995, developed country NARS accounted for about 48% of global research expenditure, with one third of scientists, while developing country NARS accounted for about the same proportion of expenditure, but nearly two-third of scientists. तो NARS जो है आपके नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम जो थे, 48% ग्लोबल रिसर्च को डोनेट कर रहे थे एक्सपेंडिचर वाइज, अच्छा ठीक है ना। इन लोगों ने बहुत सारे साइंटिस्ट दिए हैं हमारे को, इन लोगों ने बहुत सारा पैसा दिया है हमारे को। अच्छा, एक बात बताओ, रिसर्च कोई सस्ती तो होती नहीं है, रिसर्च बड़ी महंगी चीज होती है। हम्म अगर तुम्हारे किसी पर्टिकुलर उसके ऊपर रिसर्च करनी है, तो तुम्हारे को फंड्स चाहिए, तुम केमिकल्स कहाँ से खरीदोगे। हाँ केमिकल्स खरीदने के लिए पैसा चाहिए, अपनी जेब से तो लगाओगे नहीं, तुम्हारे पास नहीं तो सिर्फ सैलरी आ रही है। हाँ तो वो पैसा कहाँ से आता है, वो पैसा जो है ये फंडिंग एजेंसीज देती है। अब ये हाँ फंडिंग एजेंसीज किसकी बनी हुई होती हैं, फंडिंग एजेंसीज गवर्नमेंट की बनी हुई होती हैं और प्राइवेट सेक्टर की बनी हुई होती हैं। हाँ इन दोनों को अगर लगता है कि हाँ भाई इस रिसर्च के ऊपर आगे जाके एडवांटेज होगा, तो ये उसके ऊपर फंड करती है। अब एक तुमने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, 16 करोड़ का एक इंजेक्शन आता हाँ अभी तक तो नहीं पढ़ा। है ना। अभी तक नहीं पढ़ा। एक नहीं बीमारी होती है, उसके अंदर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, जिसके अंदर एक प्रोटीन आपका काम करना बंद कर देता है। अच्छा तो जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ब्रेन होता है, उसके अंदर आपका जो इंफॉर्मेशन पाथवे जो होता है वो ब्लॉक होने लगता है। अच्छा धीरे उसके धीरे लिए आपकी मसल्स जो है वो मरने लगती हैं। अब हाँ ये बहुत अर्ली एज में पता पड़ जाता है, अच्छा एक 6 महीने 8 महीने की एज में ऐसे ही कुछ में आपको पता पड़ जाता है कि ये पर्टिकुलर बीमारी है। तो अब क्या हो रहा है कि इस बीमारी का जो इंजेक्शन है, ये इतनी रेयर बीमारी है कि करोड़ों लोगों में से एक जने को होती है। हम्म तो इसके ऊपर रिसर्च हो ही नहीं रही है ढंग से। अब इसकी जो दवाई है वो एक इंजेक्शन लगता है जो कि 16 करोड़ रुपए का आता है। कैन यू बिलीव दैट। नहीं इमेजिन। अब इतना महंगा ये इंजेक्शन क्यों है, वो इतना महंगा इंजेक्शन इसलिए है क्योंकि जो कंपनी ने इसको बनाया है उसने अपनी रिसर्च करी है इसके ऊपर, तो उसने रिसर्च पे पैसा लगाया है। और वो जो रिसर्च पे पैसा लगाया है वो पैसा इनको वापस भी तो लेना है। हाँ तो जो पैसा इनको वापस लेना है वो पैसा ऐसे थोड़ा ना वापस आ जाएगा, ये तो जनता से इकट्ठा करेंगे पैसा। हाँ तो रिसर्च जो होती है उसके अंदर पैसों का आदान प्रदान होता है। अगर मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ, तो जो फंडिंग एजेंसी है वो मुझे पैसा तभी देगी जब इस रिसर्च का कोई ना कोई फाइनेंशियल आउटपुट निकलेगा। कहने को तो ये लोग कहते हैं कि भाई रिसर्च जो है आपकी वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होनी चाहिए। हम्म मैं ये कहता हूँ ये सब बेकार की बात है। ये जो आपकी रिसर्च हो रही है ये जरूरी नहीं है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर ही हो। अच्छा
जो रिसर्च है ये फाइनेंशियल ग्राउंड पर ही होती है। सब लोग यही देखते हैं कि भाई आपकी जो रिसर्च है वो फाइनेंशियल ग्राउंड पर ही होनी चाहिए। आप समझ रहे हो बात को? हाँ सर। अब हम देखते हैं एनएआरएस जो कि डेवलपिंग कंट्रीज के हैं, ठीक है ना। हम्म। जो ग्लोबल आपकी एग्रीकल्चर रिसर्च हो रही है, इसके अंदर ये एनएआरएस जो है ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इनका मेन काम क्या है? इनका मेन है कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं अपने अपने पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, अपने अपने पर्टिकुलर रीजन के अंदर। एंड अंडरस्टूड सी बात है, अगर इंडिया के अंदर कोई पर्टिकुलर एनएआरएस रहेगा तो वो कोशिश तो पहले यही करेगा ना कि भाई इंडिया के अंदर हमारा सारा का सारा वो क्लियर हो, एडवांटेज पहले इंडिया को मिले। यस सर, ऑब्वियसली। तुम भी अगर कुछ घर में सामान खरीद के लेके आती हो, नया टीवी लेके आती हो, तो सबसे पहले तो तुम घर वालों के साथ बैठोगे ना, फिर पड़ोसियों को बताओगे। हाँ। आफ्टर ऑल तुमने उसमें इन्वेस्टमेंट किया है इतना सारा, वही। यस सर। है ना भाई? हाँ तो सर। these NARS, they are basically the cornerstones of global agriculture research system. And their basic work is to increase the agricultural productivity and profitability in their own countries. They are made up of various national agriculture research institutes, NARI, agricultural universities, private sector firms, NGOs and pharma organizations. इन सब के वो मिलकर बनते हैं। कुछ की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और कुछ अभी अभी चालू हुए हैं, ठीक है ना। फिर given the diverse nature of agroecological conditions and the location specificity of small farm production and natural resource management problems, NARS of developing countries must play an even larger role in increasing food production and contributing to economic growth. They face a major challenge to be responsive to the needs of their clientele. अब इंडिया की जोग्राफिकल कंडीशन अलग है। इंडिया में भी जैसे तुम नॉर्थ से साउथ जाते जाओगे या ईस्ट से वेस्ट जाते जाओगे, तुम्हारे को 10 टाइप के एनवायरमेंटल मिलते जाएंगे, 10 टाइप के तुम्हारे को जो लैंड टाइप है वो मिलता जाएगा। एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होती जाती है, नॉर्थ से साउथ जाते हुए लैंड चेंज होता जाता है, सॉइल चेंज होता जाता है ना। तो ये हाँ। सारी चीजें जो है, ये सारी चीजें आपके लिए एक चैलेंज है। और जो एनएआरएस हैं आपके, उनको इन चैलेंजेस को अब रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है और इनके लिए ये चीज ही बेनिफिशियल है। क्योंकि क्लाइंट तो यही देखेगा ना कि भाई मेरा रीजन है, राजस्थान रीजन है, ड्राई रीजन है, तो ड्राई रीजन में हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनएआरएस के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। अब वही चीज अगर तुम साउथ में चले जाओ, तो जहाँ पे कोस्टल एरिया है, तो वहाँ पे राजस्थान जैसा सेम थोड़ी ना होगा। वहाँ तो फिशरीज दिखेंगे, वहाँ पे फिशरी से ज्यादा एसोसिएशन है। हाँ। तो इस तरीके से ये जो आपके रिसर्च सिस्टम्स होते हैं ये वर्क करते हैं। यही सेंटेंस यहाँ आ गया। The NARS in developing countries vary greatly in number of researchers and funding resources available to them. Understood सी बात है। The significantly increased number of well-trained scientists working in these NARS has been a very positive development of the past decades. इसके अंदर जो NARS के अंदर अब जो साइंटिस्ट वगैरह आ रहे हैं, ये लोग भी एडवांटेज दे ही रहे हैं। Unfortunately, many of these scientists are underfunded and thus much less productive than they could be. Yet, in all cases, the NARS have a key role to play in providing the critical link between global research systems and research users, particularly farmers. ये जो फंडिंग की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये फंडिंग की बात बड़ी मजेदार सी है। एक बार राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक एक्सआरडी आई थी 1 करोड़ की। 6-8 महीने वो बाहर पड़ी रही, बारिश बारिश में, धूप के अंदर और वो सब। फिर जब अखबार में खबर आई इसकी कि 1 करोड़ रुपए की मशीन बाहर पड़ी हुई है, तब जाके इन्होंने अंदर लिया उसको। ये तो मेरी आंखों के सामने की बात है।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि लोगों के पास फंड्स नहीं है, फंड्स हैं हम्म। पर उनको यूटिलाइज करना नहीं आ रहा है। सेम केस मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आज की तारीख में राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर एक भी जो सीसीटी है इनका डिपार्टमेंट, उसके अंदर एक भी इंस्ट्रूमेंट ढंग से काम नहीं कर रहा है। अभी हमारे को एचपीएलसी करवानी थी, तो हम्म। एचपीएलसी के लिए पता पड़ा तो वहां से इन्फॉर्मेशन ही आई कि भाई अभी आप मत करवाओ क्योंकि हमारे पास एचपीएलसी काम नहीं कर रही है। 20-22 लाख का इंस्ट्रूमेंट होता है। हम्म। तो ऐसे कैसे काम नहीं कर रहा है? क्या कारण है वो काम नहीं कर रहा है? क्योंकि लोग बाग उस पे काम करना नहीं चाहते। अच्छा। यहाँ का एक मेंटालिटी अलग होती है, इंडियन मेंटालिटी जो है वो एक अलग तरीके की है। सेम केस तुम अगर देख लो बाहर की कंट्रीज में, जो डेवलप कंट्रीज हैं, वहां पे अगर इंस्ट्रूमेंट बंद हो जाता है तो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की मुसीबत हो जाती है कि इंस्ट्रूमेंट बंद कैसे हुआ। हम्म। यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को फर्क ही नहीं पड़ता है कि इंस्ट्रूमेंट बंद है। तो अपनी लैब में ही देख लो तुम, ज्ञान में हम्म। अगर इंस्ट्रूमेंट ऑटोक्लेव खराब पड़ा है तो ऑटोक्लेव खराब ही पड़ा है, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोबायोलॉजी की लैब में। हाँ। बड़ी मुश्किल से इनके पास केमिकल्स पड़े हैं, वो 15-15 साल पुराने पड़े हैं। कभी यहाँ आओ तो तुम लैब में, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हम्म। 10 साल पुराने तुम्हारे को केमिकल्स मिल जाएंगे, डब्बे। इमेजिन, है ना? हाँ। So, following a CGIAR meeting for political leaders in February 1995 in Switzerland, a number of multilateral organizations concerned about the effectiveness of the NARS in developing countries encouraged regional discussions of the future of agricultural research in the region in general and the role that the CGIAR system could play in particular. 1995 की जो मीटिंग हुई थी स्विट्जरलैंड के अंदर, उस पॉलिटिकल लीडर्स की, उसके अंदर उन लोगों ने ध्यान दिया कि भाई एनएआरएस जो है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर थोड़ा सा परेशान हो रहा है। तो उन लोगों ने यहाँ पे अलग तरीके से उसकी अप्रोच यूज करने के लिए कि एनएआरएस को हम किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। हम्म। All the meetings, regional meetings conducted in 1996 for Sub-Saharan Africa and the Asia and Pacific and Latin America and Caribbean, stressed the need to involve both the existing regional agriculture research organizations and the national constituencies more closely in the setting of international agriculture research agenda. इन लोगों ने क्या बोला कि आप रीजनल के ऊपर ही स्ट्रेस मत करो। आप रीजनल को ये मत बोलो कि सिर्फ आपका एरिया है तो आप उसके ऊपर वर्क करो। अब जैसे अगर अपना हम्म। राजस्थान का वो है, आईआरआई जो है जयपुर वाली, उसको ये थोड़ा ना बोलेंगे कि अपन भाई तुम जयपुर वाले जो राजस्थान है उसी के ऊपर ही काम करो, उसके बाहर का काम मत करो। अगर तुम्हारे पास फैसिलिटी है, तुम्हारे पास मैन पावर है और वो मैन पावर यूटिलाइज कर सकती है अपने आप को, तो तुम दिल्ली से प्रोडक्ट्स मंगवाओ टेस्टिंग के लिए, हाँ। साउथ से मंगाओ। तो ये सारी चीजें रीजनल और नेशनल लेवल के ऊपर पॉसिबल करने की कोशिश करी जानी चाहिए। हम्म। हम्म। हम बात कर रहे हैं एनएआरआई की, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट की। डेवलपिंग कंट्रीज एनएआरएस हैव इन द पास्ट बीन डोमिनेटेड बाय द पब्लिक सेक्टर एनएआरआई। ठीक है, हम्म। जो आपके पब्लिक सेक्टर के एनएआरआईज हैं वो पहले डोमिनेट कर रहे थे एनएआरएस को। These institutions suffer from the weakness common to public institutions, including lack of flexibility, susceptibility to political interference, lack of responsiveness to client demand, limitations in funding and lack of infrastructure. ये तो अपन देखते ही आए रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर हम्म। कि पब्लिक सेक्टर का जो काम है वो कैसे चलता है। ठीक है हाँ। ना? It is imperative that these institutional weaknesses be addressed. The global research system will not. जो चीज हम कोशिश कर रहे हैं समझने की, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये सेंटेंस हमने बचपन से सुनते आ रहे हैं अपन। हम्म। इसका ये मतलब होता है कि कैसे? अगर आप अकेले काम करने की कोशिश करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं रहोगे। आपको इंटरनेशनल लेवल पे या रीजनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे एक कोलैबोरेशन की जरूरत होती ही होती है। अगर हम ये सोच के चलते हाँ। हैं कि हम अकेले सारा काम कर लेंगे तो वो सबसे बड़ी गलतफहमी है।
तो ये जो डेवलपिंग कंट्रीज के एनएआरएस थे, ये पहले क्या होता था कि ये पब्लिक सेक्टर के जो एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो होते थे, ये इनको सेक्टर को कंट्रोल किया करते थे, डोमिनेट किया करते थे कि इंस्टीट्यूट के थ्रू ही सारा काम होगा। लेकिन ये जो हम्म इंस्टीट्यूशंस हैं, ये खुद ही प्रॉब्लम फेस करते थे। जो वो कौन सी प्रॉब्लम्स होती थी, वो जो वही प्रॉब्लम्स होती हैं जो सारी पब्लिक इंस्टीट्यूशन फेस करती हैं। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर किसी ने डिसाइड कर हम्म रखा है कि भाई मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है और मेरी नौकरी परमानेंट है, तो मैं तो इसी पे ही काम करूंगा, मैं डाइवर्ट करना चाहता ही हम्म नहीं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत होती है, तो आपको भी पता है। यस फिर सर। क्लाइंट की क्या डिमांड है, क्लाइंट की डिमांड का तो हमें पता ही नहीं है भाई। हमारे को तो हमारे काम से मतलब है कि हम जो हम्म काम कर रहे हैं, हमारे को हमारा ही काम करना है, हमारे को क्लाइंट की डिमांड से कोई लेना देना नहीं है। और सबसे हम्म इम्पोर्टेंट, फंडिंग आते ही नहीं है। जब फंडिंग ही नहीं होगी तो तुम रिसर्च कैसे करोगे? हाँ। ठीक है ना? So it is imperative that these institutional weaknesses be addressed. The global research system will not be effective without strong NARI. अगर इंस्टीट्यूट ही तुम्हारा स्ट्रांग नहीं है, वो ये सारी वीकनेसेस को झेल रहा है, तो जो ग्लोबल सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। जब वो कहते हैं ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हाँ। और अगर एक भी बूंद अगर उसमें खराब निकली, तो वो पूरे पानी को खराब कर सकती है। वो ये ना कि हम्म एक मछली पूरे तालाब को मछली। गंदा कर सकती है, वही सारी यस। चीजें हैं। हाँ। तो एक इनकी एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए। किस किस के बीच में पार्टनरशिप होनी चाहिए? यूनिवर्सिटीज और प्राइवेट सेक्टर के साथ में। हम्म ये जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, ये आपके इनसाइड एंड आउटसाइड कंट्री दोनों जगह से होने चाहिए। हम्म They also need to take more responsibility for generating technologies needed in their respective countries. जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम्म ठीक है? तो हाँ। इस पे जिम्मेदारी पे एक बात याद आई थी, वो मैं तुम्हें इसके बाद बताऊंगा। फिर we are well placed to carry out applied and adaptive research, to work on farming communities and identifying research needs for the future, to provide support to other institutions within the NARS, and to provide feedback and support to national development plans and policies. भाई, इनकी जो लोकेशन है, जहाँ पर ये बैठते हैं, इनकी जो पोस्ट है, जिस टाइप के लोगों से ये मिलते हैं, जिस टाइप की इनके पास रिसर्च की रिक्वायरमेंट आती है, ठीक है, इनको पता है कि भाई हम लोग आने वाले टाइम पे हमारे को इस पर्टिकुलर रिसर्च के अंदर ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। इनको पता है एनएआरआईएस को कि हमारे को आने वाले टाइम पे इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की जरूरत पड़ेगी। इनको अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर चीज की रिक्वायरमेंट आ रही है बार बार, तो हम हम्म उसको पॉलिसीज में और प्लान में कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट को हम बोल सकते हैं कि भैया, इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर इस पर्टिकुलर इशू को बार बार फेस करा जा रहा है, इस कारण से आप प्लीज एक ऐसी पॉलिसी बनाइए जिससे कि ये इशू जड़ से खत्म हो जाए। तो हम्म ये जितने भी आपके एनएआरआई हैं, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, ये सारे के सारे इन सारी पॉलिसीज के ऊपर ध्यान दे सकती हैं। इनके पास कैपेबिलिटी है, इनके पास एडवांटेज है इन सब चीजों का, और ये इन्फ्लुएंस कर सकती हैं पॉलिसीज को। हम्म In general, they are faced with several challenges. They need a strong and effective extension mechanism to transfer their technology to users and to provide feedback to scientists and research administrators. सबसे बड़ा चैलेंज इनका यही है कि इनके पास एक्सटेंशन वाले बहुत कम है। हम्म इनको ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा जिससे कि ये एक्सटेंशन जो है ये और ज़्यादा स्ट्रांग होता जाए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती जाए, और उस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई उसका फीडबैक मिलता जाए। अब एक पुष्पलता, एक बात बताओ, अगर आप कोई अच्छा सा खाना बनाते हो हम्म और उसमें नमक कम है और आपको फीडबैक है ना मिले, तो आपने तो हम्म भले से 10 घंटे की मेहनत करके वो खाना बनाया, लेकिन हाँ। नमक कम होने के चक्कर में वो बेस्वाद हो गया। हाँ।
अगर आपको फीडबैक ही नहीं मिलेगा तो फिर आप उसको इम्प्रूव पता कैसे नहीं। करोगे? हाँ, इम्प्रूव नहीं कर है ना? पाएंगे। हाँ। आपने बहुत अच्छा खाना बनाया, उसमें नमक वमक सब कुछ अच्छे से है, लेकिन जितनी देर में वो खाना टेबल पे पहुंचा, तो जितनी देर में वो खाना तुम्हारे पास पहुंचा उतनी देर में वो ठंडा हो चुका था। हम्म। तो उसका भी कोई तुक नहीं बैठता है। हाँ आप समझ रहे हो? हाँ हाँ। तो ये चीज होती है। तो दोनों तरीके का आपके पास फीडबैक होना चाहिए। एक जो रिसर्च है वो ऊपर जानी चाहिए, दूसरी जो रिसर्च है वो आपकी अ, वापस आनी चाहिए। हाँ। अब तुम्हारा सीनियर एक सेकंड होल्ड करता हूँ। तो एनएआरआई जो है इनको ये वाली चीजों की प्रॉब्लम आ रही है। अगर ये अपने उसके ऊपर काम करेंगे, क्या बोलते हैं, फीडबैक सिस्टम के ऊपर अगर ये लोग ढंग से काम करना स्टार्ट करेंगे अपना, तो इनको बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा। अगर ये अपना फीडबैक सिस्टम के ऊपर काम करना नहीं करेंगे तो इनको आगे जाके दिक्कत हो जाएगी। हम्म। अब क्या हो रहा है? सेकेंड चीज है, एनएआरआई शुड प्रोवाइड बेटर सपोर्ट टू प्राइवेट सेक्टर टेक्नोलॉजी। प्राइवेट सेक्टर के पास एक एडवांटेज ये होता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बंधी हुई होती है। हम्म। ठीक है ना? अगर तुमने काम किया तो तुम्हें काम का परिणाम मिलेगा, और नहीं किया तो तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। हाँ ठीक है? हाँ। अगर हम प्राइवेट सेक्टर को हेल्प कर रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर अगर इंक्रीज करेगा, हेल्प करेगा, इम्प्रूव करेगा, तो वो ज्यादा रिसर्च से एसोसिएटेड चीजों के अंदर फंड भी कर पाएगा। अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है, अगर मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से शुरू के अंदर हेल्प मिल रही है और मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, अगर मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ तो जब बाद में गवर्नमेंट सेक्टर को रिक्वायरमेंट होगी तो मैं फंडिंग भी दूंगा। हम्म। ठीक है ना? तो हाँ। ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी एरियाज जो हैं, इसको ये जो एनएआरआई है, ये इनके ऊपर वर्क कर सकता है। अब हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। इन टुडेज ग्लोबल इकोनॉमी, द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द कंट्रीज एग्रीकल्चरल सेक्टर is increasingly dependent on the quality and technical skills of its human resource। किस किस एरिया में? रिसर्च में, एक्सटेंशन में, एंड एग्री बिजनेस सिस्टम में। ह्यूमन रिसोर्स क्या होता है? जो लोग, जो तुम्हारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो इंसानों पर ही तो डिपेंड करता है। वो इंसानों हम्म। की टेक्निकल स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। किस किस एरिया के अंदर? रिसर्च के अंदर। किस तरीके की रिसर्च हो रही है? अगर बंदा टेक्निकली साउंड है तो वो रिसर्च अच्छी करेगा। एक्सटेंशन में अगर बंदा नॉलेजेबल है तो वो एक्सटेंशन में जाके हेल्प भी कर पाएगा। एग्री बिजनेस सिस्टम में अगर बंदे के प्रोडक्ट अच्छे हैं और बंदे को मार्केटिंग करनी आ रही है तो वो अपना बिजनेस भी इंप्रूव कर पाएगा। तो एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं वो इंसान जो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर वर्क कर रहे हैं उस एरिया को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है ना? हम्म। हायर एजुकेशन फैसिलिटीज, ये जो हायर एजुकेशन होती है, जो आपकी एमएससी हो गई, पीएचडी हो गई, पोस्ट डॉक्टरेट हो गई, बीएससी हो गई, ये सारी चीजें जो हैं, ये हेल्प करती हैं टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में और उसके ट्रांसफर में। अगर टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी तो वो ट्रांसफर भी होगी। अगर ट्रांसफर होगी तो उसका यूटिलाइजेशन भी होगा। यूटिलाइजेशन होगा तो उससे नेशन जो है उसको सपोर्ट भी होगा, उससे नेशन की एबिलिटी जो है वो इम्प्रूव भी होगी। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें जो है ये डिपेंड करती हैं हायर एजुकेशन के ऊपर।
So universities provide the technical training and develop future researchers. Yet, agricultural education at the tertiary level has tended to be neglected in recent years as the attention of education professionals focused on the primary level. अभी हम प्राइमरी लेवल पर ही एजुकेशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं और इतना ध्यान दे रहे हैं कि हमने टर्शरी लेवल जो है उस लेवल के ऊपर एजुकेशन के ऊपर थोड़ा सा कम ध्यान देना शुरू किया। तो ये चीज हमारे को इम्प्रूव करनी पड़ी। Undoubtedly, a strong primary education system is important for developing countries to face food security and poverty issues. Primary education provides a good return on investment, but agricultural universities have a special role to play in addressing a society's food security needs because of their advantage in basic and adaptive research. अंडरस्टूड सी बात है, प्राइमरी एजुकेशन तो बहुत जरूरी है भाई, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत जरूरी है। अगर प्राइमरी एजुकेशन होगी तो ही तो आप पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाओगे, फूड सिक्योरिटी को एड्रेस कर पाओगे। लेकिन जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक अलग से रोल है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन हैं इनका मेन काम जो है वो एजुकेट करना ही नहीं है, साथ में रिसर्च को भी बढ़ावा देने का है। अगर ये सोच के चल रहे हो कि ये सिर्फ एजुकेट करके साइंटिस्ट निकालते जाएंगे तो ऐसा नहीं है, साइंटिस्ट ऐसे नहीं निकलते हैं। अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं करे हैं बीएससी एमएससी लेवल के अंदर तो आपने आप किस टाइप के साइंटिस्ट हो, आप समझ रहे हो? हाँ सर। तो ये जो काम होता है इन यूनिवर्सिटी का, इन लोगों को अपना जो लिंकेज है, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं इनको अपना लिंकेज प्राइवेट सेक्टर के साथ में और एनएआरआई के साथ में इंक्रीज करना चाहिए। ठीक है, यूनिवर्सिटीज जो होती हैं ये अपना इंडिपेंडेंट टॉपिक ले सकती हैं रिसर्च का। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया के अंदर कंपाइलोबैक्टर के ऊपर बहुत कम जने काम कर रहे हैं, तो कंपाइलोबैक्टर के ऊपर अगर यूनिवर्सिटी चाहे तो वो अपना वर्क कर सकती है, पर उसके लिए फिर वही बात आ जाती है कि फंड्स नहीं है। तो अगर फंडिंग नहीं होगी तो बिना फंडिंग के यूनिवर्सिटीज काम नहीं करेंगी। कभी कभी क्या होता है कि साइंटिस्ट के पास बहुत अच्छे आइडियाज होते हैं, लेकिन क्योंकि फंडिंग एजेंसी को लगता है कि वो जो आइडिया है वो उस पर्टिकुलर फंडिंग एजेंसी के गोल से एसोसिएटेड नहीं है, तो वो उसको फंडिंग नहीं करता है। तो इसका एग्जांपल अगर मैं दूं तो सपोज करो तुम लोग वेजिटेरियन हो और तुम्हारे को एक पार्टी देनी है और उस पार्टी के अंदर नॉनवेज बनना है, तो तुम लोग क्या कहोगे कि यार नॉनवेज बनने के लिए तो हम पैसा कैसे दे दें, खाना तो है नहीं, ये तो हमारा गोल भी नहीं है। पर उससे ये है कि जिसको पार्टी देनी है वो जो पूरे ग्रुप को कोई एडवांटेज दे रहा है किसी टाइप का, है ना। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं अगर उनके गोल से ये फंडिंग एजेंसी जो होती हैं अगर उनके गोल से कोई चीज एसोसिएटेड नहीं होती है तो वो लोग फंडिंग नहीं करते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फंडिंग एजेंसी का गोल बहुत ज्यादा एसोसिएट करता है आपके टॉपिक से, लेकिन आप उस चीज को समझा नहीं पाते। आपने जो रिसर्च प्रपोजल लिखा है वो रिसर्च प्रपोजल आप ढंग से ना बता पाते हो सामने वाले को, ना उसको समझ में आता है, और आप जो अपने की पॉइंट्स हैं सिर्फ वो बता दिए लेकिन उसके एडवांटेजेस क्या होंगे ये नहीं बता पाए, तो आप वहां फंस जाते हो। आप समझ रहे हो? हाँ तो सर। इंस्टीट्यूट जो है इन सबको इनके अंदर ये सारी चीजों को ध्यान रखते हुए मैन पावर होनी चाहिए और इससे ज्यादा समझदार लोग भी होने चाहिए जो कि इन सारी चीजों को समझते हुए अपना काम आगे बढ़ा सके। प्राइवेट सेक्टर देखते हैं अपन, अब अपन प्राइवेट सेक्टर देखते हैं। The importance of private sector agricultural research in developing countries has grown in recent years, but varies with the level of each country's economic development, policy, environment, patents, and plant breeders' right legislation, and various market factors. प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इसमें काम करता है, ऐसा नहीं कि प्राइवेट सेक्टर काम नहीं करता है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की खुद की भी बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। अगर आपकी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट पुअर है
तो हम्म। आपका प्राइवेट सेक्टर कैसे इम्प्रूव कर सकता है? क्योंकि उसको फंड्स ही नहीं आएंगे। हम्म। प्राइवेट सेक्टर को फंड कौन करेगा? गवर्नमेंट ही तो करती है। गवर्नमेंट फंड कहाँ से करेगी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर गवर्नमेंट का अच्छा होगा तभी तो वहाँ पे फंडिंग अच्छी होगी। ये हम्म। जर्मनी है, यूके है, यूएस है, इन सब जगह पे ये यूनिवर्सिटीज को पैसा कहाँ से आता है? सीट से आता है और गवर्नमेंट की तरफ से आता है। हम्म। हमारे यहाँ पे प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट सेक्टर्स जो हैं, इनके पास पैसा कहाँ से आता है? यहाँ से तो प्राइवेट वाले को अपने आप खुद से करना पड़ता है। हाँ। पॉलिसी एनवायरनमेंट जो है, अगर पॉलिसी एनवायरनमेंट आपका पुअर है कि भाई प्राइवेट सेक्टर ये काम नहीं कर सकती, सिर्फ यही काम कर सकती है, तो फिर कैसे इम्प्रूवमेंट होगा? अब तुम देखो, हम्म। एक अपने रूल है कि कोविड 19 के ऊपर ओनली बीएसएल, BSL-3 ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क। अब अगर मेरे पास BSL-3 है, BSL होता है बायोसेफ्टी लेवल की, एक बायोसेफ्टी लेवल्स होते हैं लेबोरेटरीज के। हम्म। BSL-1 जो आपकी नॉर्मल लैब होती है, BSL-2 जिसके अंदर पैथोजन जो है वो ह्यूमंस को डिजीज कॉज कर सकता है सिवियर, लेकिन वो एयरबॉर्न नहीं होता है। और BSL-3 वो लेबोरेटरी होती है जिसके अंदर पैथोजन जो है वो ह्यूमंस के अंदर डिजीज कॉज कर सकता है सिवियर, लेकिन वो एयरबॉर्न हो सकता है। अगर वो एयरबॉर्न जो बैक्टीरिया है या पैथोजन है या वायरस है या फंगस है, अगर वो एयरबॉर्न है और आपने BSL-2 में उसके साथ काम करना स्टार्ट किया, तो वो तो हवा में निकल के 10 जनों को कंटेमिनेट करके डिजीज कॉज कर देगा, है ना भाई? तो उस अच्छा। चक्कर में क्या होता है, गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं और वो रूल्स ये कहते हैं कि आप सिर्फ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही BSL-3 चीजों के ऊपर काम कर सकते हो, कुछ, सब पे नहीं, कुछ। ठीक है। हम्म। अब क्या हुआ, ये जो पॉलिसीज हैं, ये पॉलिसीज अगर बाहर की कंट्रीज जो है उसके अंदर ये पॉलिसीज के अंदर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है। अकॉर्डिंग टू देम ये जो आपके प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये BSL-3 के ऊपर वर्क कर सकती हैं एक लिमिटेड नंबर ऑफ माइक्रोब्स के ऊपर। इंडिया में ये जो नंबर है ये थोड़ा सा कम है, इसलिए प्राइवेट सेक्टर जो है वो इनके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर पाता है। फिर आपके राइट्स हो गए, रूल्स हो गए, मार्केट फैक्टर्स हो गए, तो ये सारी चीजें जो है ये प्राइवेट सेक्टर को होल्ड करके रखती है। हम्म। ठीक है ना? So private sector research in germplasm improvements for food and non-food crop has been significant. इनका germplasm का जो improvement है फूड एंड नॉन फूड क्रॉप के ऊपर, ये काफी अच्छा हुआ है। इनका इन्वॉल्वमेंट नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट रिसर्च जो है वो थोड़ा सा लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हाई रिस्क एंड नॉन एक्सक्लूसिवनेस ऑफ द रिसर्च रिजल्ट। सवाल तो ये है ना कि जो पे कर रहा है उसको ही का रिजल्ट मिलेगा कि जो बाकी जनता है उसको भी मिल जाएगा? So, but however, because of the funding problem facing public sector research in developing countries, the private sector will have to play an increasing important role in applied and adaptive research in future. As economics are transformed and agriculture becomes more commercialized and dependent on purchased inputs, the scope of for private sector research will increase. जैसे जैसे धीरे धीरे गवर्नमेंट सेक्टर को भी हमारे को समझ में आ रहा है कि भाई चीजें पॉसिबल नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, वो खुद भी डिपेंड कर रहे हैं पॉलिटिकल इश्यूज के चक्कर में, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अब धीरे धीरे ध्यान बढ़ रहा है। इंडिया में भी प्राइवेट सेक्टर जो है वो धीरे धीरे करके इमर्ज हो रहा है। हम्म। फिर अब हम बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की। So numerous type of NGOs have proved effective in working at the farmer and community level. These organizations serve as intermediaries between disadvantaged rural households and research, donor, financial, and other organizations. Their flexibility, informality, social commitment, and participatory style are specially suited for the complex task of rural development aimed at elevating poverty, particularly in countries where special interests or political instability may render government and bureaucracies unresponsive to the need of poor. NGOs काम कर रहे हैं,
बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर गवर्नमेंट ढंग से काम नहीं कर पा रही है। हम्म। बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर जो है, वो प्राइवेट सेक्टर बहुत ज्यादा एडवांटेज ले रहा है। हम्म। अफगानिस्तान अगर तुम देख लो, वहां पर गवर्नमेंट काम नहीं कर पा रही है ढंग से। पाकिस्तान की हालत तुम जानते ही हो क्या हो रखी है। अमेरिका की तुम देख रहे हो, वहां पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हम्म। है ना। तो ये जो एनजीओज हैं, ये बीच का काम करते हैं। इनका जो काम करने का तरीका है, जिस तरीके से काम करते हैं, जो इनकी कमिटमेंट का तरीका है, किस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर काम करेंगे, जिस तरीके से ये काम करते हैं। कुछ एनजीओ तुमने देखा होगा घर घर जाके पोलियो की दवाई पिलाया करते थे। कुछ हम्म। थे जो कि मार्केट में पोलियो के अगेंस्ट वो बताते थे लोगों को कि पोलियो ऐसा है, उसको दवाई मिलाने पिलाने से कोई वो नहीं होता, बच्चों को एडवांटेज ही होता है। तो नुक्कड़ नाटक और ये सब चीजें। तो इनका काम करने का तरीका जो है ये बहुत अलग है। अब तुम गवर्नमेंट से तो ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि वो नुक्कड़ नाटक करे। करना तो चाहिए गवर्नमेंट को भी, ऐसा नहीं है। प्राइवेट वालों से अगर तुम प्राइवेट वालों में नुक्कड़ नाटक करेगा तो वो फिर हंसी का पात्र बनने के चांसेस होते हैं उसके भी, है ना। तो ये एनजीओ जो होती हैं ये इस तरीके से बीच बिचाव का काम करती हैं। A few international NGOs have also become an important force in adaptive research and development at the global level, whereas local NGOs are becoming strong voices for rural people. In countries with severe political instability, NGOs may have a much stronger presence than other actors and are a valuable link in the research technology transfer continuum. They also have an increasingly important role in implementation of new technologies. सोचने की बात है, अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर, तो वहां पे एनजीओ बहुत ज्यादा सपोर्ट करती हैं, बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। हम्म। आई बात समझ में? ऐसे। फिर यहाँ खत्म करें।